हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिनों के बाद लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर मैं उपस्थित हो रही हूँ। इतने दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आई हूँ। देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं। बताइए, अशोक के जो अभिलेख हैं वो निम्नलिखित कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं। देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल, ओचकी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए इसमें कि क्या होगा। देवनागरी होगा, ब्राह्मी होगा, तमिल होगा, ओचकी होगा। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बाद में करूंगी, ठीक है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 2 होगा, यानी कि 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। क्या होता था? एक हॉल होता था, यहाँ पे सही कर लीजिए। एक हॉल होता था जहाँ शामिल हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। बताइए, हिस्ट्री आप लोगों ने अगर आपने पढ़ी है, ये देखिए बेसिक क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कोई भी क्लासेस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए बताइए, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ शामिल हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ, मंडप, ग्राम भोज का और गर्भगृह। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा मंडप। क्या होगा? इस स्थान को क्या कहा जाता था? जहाँ पर लोग, हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग शामिल होते थे, यानी कि एकत्रित होते थे एक जगह, एक समूह में इकट्ठे होते थे, उसको कहा जाता था मंडप। उस स्थान को क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताइए। संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, जरतुष्ट के विचार। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध संघ के नियम। देखिए, क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्वेश्चन क्या है आपका? विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 है जरतुष्ट के विचार, और अब ऑप्शन नंबर 4 है बौद्ध संघ के नियम। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका? विनय पिटक का क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। अभी देखिए, यूपी में यूपी टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम आने वाले हैं। जिन लोगों के पास इतिहास है, प्लीज ये वीडियो डेली देखिए। अब वीडियो डेली आती रहेंगी आप लोगों के लिए। और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बाकी बच्चों का भी इससे रिवीजन होगा। और अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इसी के साथ साथ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगी और साथ ही साथ में एनसीईआरटी भी आपको पढ़ाऊंगी। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, कभी कभी आप लोग ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं। क्यों कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों लगाएं? देखिए, उसमें एक रीजन होता है। देखिए, क्वेश्चन से ही आंसर बनता है। ये सब कहने वाली बात है। यूट्यूबर इतने सारे हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो सब ये बोलते हैं कि बस हमारे चैनल पर हमारी वीडियो देखते रहिए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं। देखिए, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज नहीं है, तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं, सही से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ जिन लोगों ने अपना बेसिक क्लियर नहीं किया, वो लोग बेसिक पहले प्लीज पढ़िएगा। इसके लिए मैं एनसीईआरटी लेकर आऊंगी और आपका बेसिक क्लियर कराऊंगी। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी गई थी? बताइए। उर्दू, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब देखिए क्वेश्चंस का आंसर देखिए इसी क्वेश्चंस में छिपा हुआ है। राजा हर्षवर्धन जो थे उनका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने ही राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। उसका नाम क्या था? हर्षचरित के नाम से जीवनी लिखी थी। और वो किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। बताइए। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के, पत्थर के। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? लकड़ी के। ऑप्शन नंबर 2 है ईंटों के। ऑप्शन नंबर 3 है मिट्टी के। ऑप्शन नंबर 4 है पत्थर के। बताइए। जिससे जैन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा वो उसका आंसर एकदम से देगा, बिल्कुल राइट आंसर देगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपके लिए? बताइए। किसके बने होते थे? बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लकड़ी के। राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चंस मैं समझ सकती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आपका जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। कन्नौज। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजा वंशों के बीच चला? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजा वंशों के बीच चला था? यानी कि कन्नौज पर त्रिपक्षीय यानी कि 3 उसके पक्ष के बीच चला था। वो कौन कौन से वंश थे? आइए देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन दे रखा है, क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल के बीच में, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रकूट चोल और पाल के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर 3 गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पाल राष्ट्र और गुर्जर प्रतिहार के बीच में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। किसके बीच चला था? किसके बीच चला था? पाल वंश के बीच और राष्ट्र और गुर्जर प्रतिहार के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। किसके बीच चला था? पाल वंश राष्ट्र और गुर्जर प्रतिहार के बीच चला था। ठीक है, राइट। चलिए मैं आगे इन सबको पढ़ाऊंगी, आपको डिटेलिंग करूंगी, डिटेल से पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सूफी मत के अनुसार खानकाह से क्या अभिप्राय है? खानकाह खान हाँ से अभिप्राय है नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। ऑप्शन नंबर 4 एक विशेष प्रकार का गाना। बताइए इस क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। नाम का गुणगान करना ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 नीति कथाओं पर चर्चा, ऑप्शन नंबर 3 वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, ऑप्शन नंबर 4 एक विशेष प्रकार का गाना। बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है, ये है ना, ये इसका मतलब काफी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा इसका क्या आंसर होगा। वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। राइट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। चोल जो मंदिर थे ना उनके बारे में बताइए कि चोल मंदिर क्या थे। चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। बताइए। ऑप्शन नंबर 2 जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। ऑप्शन नंबर 3 चोल मंदिर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे।
ऑप्शन नंबर 4, लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। बताइए, चोल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट देंगे। फटाफट दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए, चोलों के बारे में, चोल वंश के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। अभी जिसने पढ़ लिया है चोल के बारे में उसका आंसर दीजिए, जिसने नहीं पढ़ा था चोल के बारे में वो समझेंगे चोल के बारे में कि चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से इनमें से कौन सा सही है, बताइए। देखिए, चोल मंदिर क्या थे? चोल मंदिर के विषय में ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चोल मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से, यहाँ पर में है, सॉरी ये मैं लिख दिया है, में है इसमें, ठीक है, में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख, देखिए क्या लिखी गई तारीख, किसके विषय में लिखी गई थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी। तारीख किस में लिखी गई थी? यहाँ पर दिया गया है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी। या फिर ऑप्शन नंबर 2, तारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई है जो शायद ही नगरों में रह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, तारीख यहाँ पर के है, ये नहीं है, यहाँ पर सही कर लीजिए। तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। यहाँ पर बल कर लीजिए, बल देते थे। ऑप्शन नंबर 4, लेखकों द्वारा तारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तारीख के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका जो सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ना, वो होगा, क्वेश्चन क्या था एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है? तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। बिल्कुल, इसमें राइट ऑप्शन पॉजिटिव भी यही लग रहा है। इस देखा करें आप किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए, देखो इसमें भी नेगेटिव दिख रहा है, ठीक ठीक है ना। देखो इसमें शायद ही नगरों में लिखी गई थी, तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है जिसमें शायद नहीं ये सब लगा होता है ना, वो क्वेश्चन का आंसर बनता ही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? 19वीं सदी में कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया गया था। सैयद अहमद खान ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, रुकैया सखावत हुसैन ने, मुमताज अली ने। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा मुमताज अली। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? मुमताज अली। ठीक है ना, मुमताज अली ने हवाला दिया था। ठीक है, तो जो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैं पहली क्लास में आपके लिए लेकर आई थी, कुछ 10 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और इसको ही मैं आगे चलकर मैं आपको डिटेलिंग करूंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए लगातार काम करती रहूँगी। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि बीच में आपके लिए कोई क्लास नहीं लेकर आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।